हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने श्री आर वेंकट रमनी को हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर रीअपॉइंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल के बारे में सब कुछ समझेंगे। ये टॉपिक क्लैट और दूसरे लॉ एंट्रेंसेस के पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है ये आखिर क्रिएट कैसे हुआ। तो इंग्लैंड में मिड 13th सेंचुरी की बात है, जब वहां के राजा अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक कोर्ट में नहीं पहुंच पाते थे। तब उनके बिहाफ पे वो अटॉर्नीज अपॉइंट करने लगे और फिर 15th सेंचुरी आते आते क्राउन के ऑफिस में अटॉर्नी जनरल एक परमानेंट अपॉइंटी बन गए। 1461 में पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया ताकि वो गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करे। इसके बाद इवोल्यूशन होते होते 1673 में अटॉर्नी जनरल ऑफिशियली क्राउन के एडवाइजर बन गए और लीगल मैटर्स में उनको रिप्रेजेंट भी करने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत से अमेरिकन कॉलोनीज में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस हुआ करता था, जो इंग्लिश मॉडल के अनुसार ही बना हुआ था और जुडिशियरी एक्ट ऑफ 1789 के थ्रू फॉर्मली यूएस में भी अटॉर्नी जनरल का ऑफिस बना दिया गया। इसके बाद 1870 में कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया और अटॉर्नी जनरल को उसका हेड बना दिया। इससे इस ऑफिस का स्कोप और भी बढ़ गया और अटॉर्नी जनरल यूएस के फेडरल गवर्नमेंट का चीफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन गए। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के थ्रू अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को भारत में भी एस्टैब्लिश किया गया। हमारे इंडिया के जो पहले और सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल थे वो थे एमसी सेतलवाल, जिन्हें 1950 में जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी अपॉइंट किया गया था। बाकी देशों की तरह इंडिया में भी इस ऑफिस को इसीलिए बनाया गया ताकि वो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस दे सके और किसी भी लीगल मैटर में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए अब आर्टिकल 76 के स्कोप को डिस्कस करते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। अटॉर्नी जनरल कोई ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। तो अगर उनके क्वालिफिकेशंस को समराइज करें तो नंबर 1, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए उस इंसान को इंडियन सिटीजन होना होगा। नंबर 2, उन्होंने या तो 5 साल भारत के किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व किया है या फिर 10 साल किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट सर्व किया है। नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, तो फिर वो इंसान अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लॉज 2 कहता है कि अटॉर्नी जनरल का ये ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी लीगल मैटर्स पे एडवाइस दे और टाइम टू टाइम वो सारी फंक्शंस प्ले करे जो उनको दिया जाएगा। तो बेसिकली ये क्लॉज हमें अटॉर्नी जनरल के रोल के बारे में बता रहा है। तो अगर थोड़ा इसको इलैबोरेटली समझे तो नंबर 1, जो भी लीगल मैटर उनको प्रेसिडेंट रेफर करेंगे उनको उस मैटर पे यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करना होगा। नंबर 2, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को वो सभी लीगल मैटर्स रेफर करते हैं जो उनको जरूरी लगता है और अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट को एडवाइस देना होता है। नंबर 3, अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेसिडेंट उनको दे रहे हैं उसको छोड़कर बाय कॉन्स्टिट्यूशन उन पर जो भी ड्यूटीज है उनको उसको भी परफॉर्म करना होगा। नंबर 4, किसी भी लीगल केस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करेंगे। नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंडर अगर प्रेसिडेंट
किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं तो अटॉर्नी जनरल को तब यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा। नंबर 6, इन सब के अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी केस अगर किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब भी अटॉर्नी जनरल उस मैटर पे हाई कोर्ट में भी अपीयर करेंगे। अब आर्टिकल 76 का क्लॉज 3 कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास इंडिया के किसी भी कोर्ट में राइट टू ऑडियंस होता है, यानी कि वो इंडियन टेरिटरी में जितनी भी कोर्ट्स है उनमें से किसी भी प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा क्लॉज 4 कहता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, यानी कि उनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है और प्रेसिडेंट जैसा डिटरमाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। तो ये था आर्टिकल 76। लेकिन अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिनको डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए न्यू बैच एडमिशन अभी चालू है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को CULT, XLAT, CUET, MST, CET एटसेट्रा इन सभी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन देते हैं। देखा जाए तो अपने पास अप्रोक्स 6 मंथ्स है प्रिपरेशन करने के लिए और आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपके लिए ये इजी रहेगा। तो डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो टॉपिक पर वापस आते हैं और अटॉर्नी जनरल के बारे में फर्दर फैक्ट्स को जानते हैं। नंबर 1, अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ना कि जुडिशियरी का। वो इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और इस नाते इंडिया के किसी भी कोर्ट का वो हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 2, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग्स और जॉइंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके पास पार्लियामेंट में बोलने का भी राइट होता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। साथ में वो पार्लियामेंट के किसी कमिटी के मेंबर भी बन सकते हैं। नंबर 3, किसी भी MP को जो भी राइट्स या प्रिविलेजेस मिलती है वो सब कुछ ना अटॉर्नी जनरल भी एंजॉय करते हैं। नंबर 4, वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। नंबर 5, अटॉर्नी जनरल होने के बाद भी वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये था अटॉर्नी जनरल के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।